आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए राजा राममोहन रॉय, देवेंद्रनाथ टैगोर, महादेव गोविंद रानाडे, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन जैसे लोगों के विचारों को समझें। हाँ, और उन्होंने जो संगठन बनाए जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, उनके बारे में भी बात करेंगे कि क्या समस्याएं थीं और क्या हल उन्होंने सोचे। तो चलिए शुरू करते हैं ये बातचीत और देखते हैं कि इन सुधारकों का योगदान क्या था। सबसे पहले बात करते हैं राजा राममोहन रॉय की। अक्सर कहते हैं कि वो भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। हाँ, और उन्होंने शुरुआत की आप कह सकती हैं एक बहुत ही बुनियादी विचार से कि भाई ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद। अच्छा। हमारी स्रोत बताते हैं कि 1809 में ही उन्होंने फारसी में किताब लिखी थी, तुफ़त उल मुआहिदीन। एकेश्वरवादियों को तोहफा। जी, ये उस जमाने में बड़ी बात थी। सीधे बहुदेववाद और मूर्ति पूजा पर सवाल उठाना। फिर 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा बनाई, जहां ऐसे विचारों पर बहस होती थी। बिल्कुल खुलकर। और ये सिर्फ धर्म तक ही नहीं रुका, उन्होंने समाज की जो कड़वी सच्चाइयां थीं उन पर भी उंगली उठाई। जैसे सती प्रथा। 1818 का उनका अभियान तो बहुत मशहूर है। बहुत ज्यादा। लेकिन सिर्फ विरोध करना ही काफी नहीं था, अपनी बात लोगों तक पहुंचानी भी थी। तो उन्होंने पत्रकारिता का रास्ता अपनाया। हाँ, वो संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। जी, 1821 में बंगाली में संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में मिरातुल अखबार। ये अपने आप में नया था, मीडिया का इस्तेमाल अपने विचारों को फैलाने के लिए। और शिक्षा पर भी उनका जोर था। बहुत ज्यादा। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में डेविड हेयर का साथ दिया, जहां पश्चिमी शिक्षा मिलती थी। और फिर वेदांत कॉलेज भी खोला उन्होंने। हाँ, 1825 में, जहां भारतीय दर्शन और पश्चिमी विज्ञान दोनों पढ़ाए जाते थे। मतलब वो एक तरह का संतुलन चाहते थे, परंपरा और आधुनिकता के बीच। और प्रेस की आजादी के तो वो बहुत बड़े हिमायती थे। एक और दिलचस्प बात पता चलती है स्रोतों से। 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी। हाँ, और उन्हें इंग्लैंड भेजा था अपनी पेंशन बढ़वाने की बात करने। और वहीं इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 1833 में उनका निधन हो गया, भारत से दूर। सही कहा। पर उनका शायद सबसे स्थायी काम रहा ब्रह्म समाज, जिसकी नींव उन्होंने 20 अगस्त 1828 को रखी। ब्रह्म समाज, इसका मकसद क्या था? मकसद साफ था। हिंदू समाज में जो बुराइयां थीं, सती प्रथा, जाति भेद, छुआछूत, एक से ज्यादा शादियां, इन सब को खत्म करना और जोर देना एक ईश्वर की पूजा पर। तो इसके सिद्धांत क्या थे? मतलब क्या खास बातें थी ब्रह्म समाज की? देखिए, सिद्धांत उस जमाने के हिसाब से काफी क्रांतिकारी थे। मुख्य बातें थीं, ईश्वर एक है, निराकार है, उसकी पूजा के लिए मूर्ति या मंदिर जरूरी नहीं। अच्छा। आत्मा अमर है, जरूरी है मन की सच्चाई, अच्छे कर्म, किसी को उसकी जाति से छोटा बड़ा नहीं मानना, पाप से बचो, सच को अपनाओ। ये सब तर्क और उपनिषदों की शिक्षा पर आधारित था। बाहरी दिखावे से ज्यादा अंदरूनी बदलाव पर जोर था। राजा राममोहन रॉय के बाद ब्रह्म समाज का क्या हुआ? क्या ये आंदोलन उनके साथ ही खत्म हो गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके बाद पहले द्वारिकानाथ टैगोर और फिर उनके बेटे देवेंद्रनाथ टैगोर ने कमान संभाली। देवेंद्रनाथ टैगोर? जी, 1817 से 1905 तक। वो भी खुद बड़े विद्वान थे। उन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा भी बनाई थी। उसका काम था उपनिषदों का ज्ञान फैलाना। बिल्कुल। और बाद में ये सभा ब्रह्म समाज में ही मिल गई। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही केशव चंद्र सेन को समाज का आचार्य बनाया था। केशव चंद्र सेन, वो काफी जाने माने नेता बने बाद में। हाँ, बहुत जोशीले और लोकप्रिय थे। लेकिन अक्सर ऐसे आंदोलनों में होता है, आगे चलकर कुछ मतभेद भी हो जाते हैं। हाँ, विचारों में फर्क आ जाता है। ब्रह्म समाज में भी ऐसा हुआ। जी हाँ, 1865 आते आते पहला बड़ा बंटवारा हुआ। केशव चंद्र सेन थोड़े ज्यादा तेज बदलाव चाहते थे, जैसे दूसरी जातियों में शादी का खुला समर्थन। अच्छा। ये बातें शायद देवेंद्रनाथ टैगोर और उनके साथियों को थोड़ी ज्यादा लग रही थी। तो नतीजा ये हुआ कि देवेंद्रनाथ टैगोर का गुट आदि ब्रह्म समाज कहलाया। और केशव चंद्र सेन वाला? उन्होंने नाम रखा भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। अच्छा, तो ये पहला विभाजन था। हाँ। पर सुनने में आता है कि एक और विभाजन भी हुआ था। जी हाँ, हुआ था। और दूसरा विभाजन 1878 में हुआ। ये ज्यादा सिद्धांतों के टकराव से जुड़ा था। कैसे हुआ ये कि केशव चंद्र सेन ने अपनी नाबालिग बेटी, जिसकी उम्र 14 साल से कम थी, उसकी शादी कूच बिहार के नाबालिग राजा से कर दी जो 16 से कम थे। अरे, लेकिन वो तो ब्रह्म विवाह अधिनियम के खिलाफ था। बिल्कुल।
1872 का वो अधिनियम पास करवाने में सेन की खुद बड़ी भूमिका थी, जिसमें लड़की की शादी की कम से कम उम्र 14 साल तय हुई थी। तो फिर अपनी ही बेटी के मामले में? हाँ, इसी बात पर उनके कई साथी जैसे आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, ये लोग बहुत नाराज हुए। उन्हें लगा कि ये तो कथनी और करनी का फर्क है। जाहिर है। तो उन्होंने अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज बना लिया और उन्होंने फिर से जाति तोड़ने और मूर्ति पूजा हटाने जैसे मुद्दों पर ज्यादा जोर दिया। तो ये ब्रह्म समाज की कहानी हुई। अब थोड़ा पश्चिम की तरफ चलें। हाँ। महाराष्ट्र में वहां महादेव गोविंद रानाडे का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। बिल्कुल, महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं उन्हें। रानाडे 1842 से 1901 पश्चिमी भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव की एक बहुत मजबूत आवाज थे। उन्होंने क्या-क्या काम किए? उनका असर कई क्षेत्रों में था। 1871 में पूना सार्वजनिक सभा बनाए, जो एक तरह से जनता और सरकार के बीच पुल का काम करती थी। अच्छा, लोगों की समस्याएं उठाती थीं। जी, और वो कई मोर्चों पर लड़ रहे थे। बाल विवाह के खिलाफ, विधवाओं की दोबारा शादी के पक्ष में, जाति के बंधन तोड़ने के लिए और खास तौर पर महिलाओं की शिक्षा के लिए। विधवाओं की हालत सुधारने के लिए उन्होंने क्या कुछ ठोस किया? हाँ, उन्होंने इस पर काफी ध्यान दिया। हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने D.K. कर्वे जैसे साथियों के साथ मिलकर विधवाओं के लिए आश्रम खोलने में मदद की, पुणे में। ये बहुत जरूरी काम था उस वक्त। बिल्कुल, और वो जानते थे कि असली बदलाव शिक्षा से ही आएगा। इसीलिए 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में उनकी बहुत अहम भूमिका थी। अरे हाँ, ये तो बहुत मशहूर संस्था बनी। इसी से तो तिलक और गोखले जैसे नेता जुड़े थे। जी हाँ, सोचिए, एक संस्था ने कितने बड़े नेताओं को आगे बढ़ाया। और प्रार्थना समाज, उससे रानाडे का क्या संबंध था? देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में 1867 में हुई थी। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी, केशव चंद्र सेन के बम्बई दौरे से प्रेरणा लेकर। रानाडे बाद में जुड़े इससे? हाँ, रानाडे इससे जुड़े और जल्द ही इसके सबसे प्रभावशाली नेता बन गए। प्रार्थना समाज के विचार काफी कुछ ब्रह्म समाज जैसे ही थे, एक ईश्वर, समाज सुधार। लेकिन कुछ फर्क भी था। हाँ, एक खास बात थी, इसने महाराष्ट्र की जो अपनी भक्ति परंपरा है ना, जैसे तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर जैसे संत, उनकी सीख को भी अपनाया। तो ये सुधार के साथ अपनी जड़ों से भी जुड़ा रहा। अच्छा, ये दिलचस्प है। रानाडे ने एक किताब भी लिखी थी, 39 आर्टिकल्स ऑफ फेथ, जो प्रार्थना समाज की सोच बताती है। चलिए अब एक और बहुत ही ताकतवर आवाज की बात करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका असली नाम मूलशंकर था और जिन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। हाँ, ये नारा तो आज भी गूंजता है। स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 एक अलग ही तरह के सुधारक थे। मथुरा में स्वामी विरजानंद से शिक्षा लेने के बाद उनका ये विश्वास पक्का हो गया कि सच्चा ज्ञान सिर्फ वेदों में है। सिर्फ वेदों में? हाँ, उनके अनुसार वेद ही ईश्वर के शब्द हैं, शाश्वत हैं, उनमें कोई गलती हो ही नहीं सकती। उनका मानना था कि भारत की सारी समस्याओं की जड़ वेदों से दूर हटना है। तो उन्होंने बाद की ग्रंथों को नहीं माना, पुराणों वगैरह? उन्होंने पुराणों की काफी आलोचना की, क्योंकि उनमें मूर्ति पूजा, कई तरह के कर्मकांड, कहानियां थीं जो उन्हें वेदों के मूल संदेश से भटकी हुई लगती थीं। तो फिर उनका सुधार का तरीका क्या था? किस चीज पर जोर था? वेदों को आधार बनाकर उन्होंने उस समय समाज में फैली कई चीजों का जोरदार खंडन किया। जैसे मूर्ति पूजा, बेकार के रीति रिवाज, पंडितों का दबदबा, पशु बलि, अनेक देवी देवता, अवतारवाद, तीर्थ यात्रा, बचपन में शादी और सबसे बढ़कर जन्म आधारित जाति व्यवस्था। इन सब का विरोध किया उन्होंने? हाँ, तर्क और वेदों के हवाले से गलत ठहराया। और दूसरी तरफ विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा का खुलकर समर्थन किया। और वो शुद्धि आंदोलन भी उन्होंने ही चलाया था। जी हाँ, ताकि जो हिंदू किसी वजह से दूसरे धर्म में चले गए थे, वो वापस हिंदू धर्म में आ सकें। उनके विचार उनकी किताबों, खासकर सत्यार्थ प्रकाश 1874 में साफ मिलते हैं। और इन्हीं विचारों को फैलाने के लिए बना आर्य समाज। बिल्कुल। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में की, लेकिन इसका सेंटर जल्द ही लाहौर बन गया। लाहौर? अच्छा। हाँ, उत्तर भारत का बड़ा शहर था। आर्य समाज का मकसद था वैदिक धर्म को उसके असली शुद्ध रूप में फिर से स्थापित करना।
भारत को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक रूप से एक करना और धर्म परिवर्तन रोकना। ये थोड़ा ज्यादा मुखर रवैया लगता है बाकी आंदोलनों से। हाँ, थोड़ा ज्यादा आक्रामक कह सकती हैं। आर्य समाज ने जमीन पर क्या काम किए, समाज पर क्या असर डाला? बाल विवाह गलत बताया, विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया। और वो गौरक्षणी सभा? हाँ, गायों की रक्षा के लिए गौरक्षिणी सभा भी बनाई। शिक्षा पर भी बहुत जोर था। इसका असर पंजाब, यूपी, गुजरात, राजस्थान इन इलाकों में बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन यहाँ भी स्वामी दयानंद के बाद विचारों में कुछ फर्क आया, खासकर शिक्षा को लेकर। हाँ, ये दिलचस्प है। उनके निधन के बाद आर्य समाज में शिक्षा के माध्यम को लेकर दो गुट बन गए। एक गुट मानता था कि वैदिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक पश्चिमी शिक्षा, विज्ञान वगैरह भी जरूरी है। अच्छा, प्रैक्टिकल अप्रोच। हाँ, इसके नेता थे लाला हंसराज, लाला लाजपत राय जैसे लोग। इन्होंने 1889 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक यानी डीएवी कॉलेज शुरू किया। डीएवी तो आज भी बहुत बड़ा नाम है शिक्षा में। बिल्कुल। और दूसरा गुट था जो पूरी तरह प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था और सिर्फ वैदिक शिक्षा पर जोर देना चाहता था। इसके नेता कौन थे? इसमें थे स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम, मुंशीराम। इन्होंने 1902 में हरिद्वार के पास गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। तो यहाँ भी विचारों की विविधता देखने को मिली। क्या आप आर्य समाज के मूल सिद्धांतों को थोड़ा और सरल शब्दों में बता सकती हैं, जो इसे शायद दूसरों से अलग करते हों? जरूर। सार यही है, वेद ही सच्चे ज्ञान का स्रोत है। उन्हें पढ़ना, पढ़ाना जरूरी है। ईश्वर एक है, निराकार है, सर्वशक्तिमान। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, अवतारवाद का खंडन, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास। और सामाजिक सुधार। हाँ, बाल विवाह, बहुविवाह गलत है, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा जरूरी है। और एक खास बात, हिंदी और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना। ये भाषा वाला पहलू आर्य समाज में काफी अहम था। अच्छा, भाषा पर भी जोर था। जी, जो शायद इसे बाकी आंदोलनों से थोड़ा अलग करता है, जिनका जोर बंगाली या मराठी जैसी स्थानीय भाषाओं पर ज्यादा था। तो हमने देखा कि कैसे 19वीं सदी में राजा राम मोहन रॉय से लेकर स्वामी दयानंद तक इन सब सुधारकों ने अलग-अलग तरीकों से सही, पर भारतीय समाज की जो गहरी जड़ें जमा चुकी समस्याएं की, उन पर चोट की। हाँ।